और मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूं जो कम पढ़े थे और आईएएस बने हैं, और ऐसे 50 को जानता हूं जो खूब पढ़े और उसके बाद भी आईएएस नहीं बने हैं। क्या आपको पता है कि स्कूल या बोर्ड्स एग्जाम में मेजॉरिटी लोग स्कोर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो सिर्फ उतना ही लिखते हैं जितना उनको पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार स्टूडेंट उतना ही तो लिखेगा जितना उसको पता है। पता नहीं है, अगर याद नहीं है तो वो कैसे लिखेगा? तो सुनो, इस देश में हर साल लाखों बच्चे बोर्ड्स देते हैं और उनमें से मैक्सिमम टॉपर्स कौन होते हैं आपको पता है? आप जवाब सुन के हिल जाओगे। जो क्लास में एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, ये होते हैं टॉपर्स। वर्ड बाय वर्ड जो एक्चुअल टॉपर है उसकी और जो बोर्ड्स में टॉपर बना है, दोनों की कॉपी मैच की जाए अगर, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ये तो टॉपर है ही नहीं। फिर से कैलकुलेट किया, फिर से 96 आ रहा है। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे लिए 96% बहुत ज्यादा था यार उस टाइम। ट्रस्ट मी, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, यू कैन स्टिल स्कोर 90+ अगर तुमने अभी तक भी ढंग से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। क्योंकि ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि अगर उनको 50% भी नॉलेज है, लेकिन बावजूद इसके वो टीचर को ये दिखा सकते हैं कि मुझे 80% नॉलेज है। यस, इट्स पॉसिबल। आपको जितना भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, आप उतने ही नॉलेज के साथ टॉप कर सकते हो। ये कोई बात नहीं है, ये फैक्ट है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैंने जो चीजें फॉलो की लिखते टाइम, प्लस जो मैंने नहीं की, जो चीजें मुझे बाद में पता चली, प्लस टॉपर से और टीचर से बात करके जो चीजें निकाली, प्लस मेरी रिसर्च की कॉपी कैसे चेक की जाती है, कितने मार्क्स कब दिए जाते हैं, सारे वीडियो, सारे इंटरव्यूज, पॉडकास्ट देख के, बहुत मेहनत और रिसर्च करके टॉपर बनने का, एग्जाम में एक जीनियस की तरह उत्तर लिखने का संपूर्ण ज्ञान निचोड़कर आज मैं आपको इस 10-12 मिनट की वीडियो में देने वाला हूँ। प्रोबेबली इंटरनेट पे इस टॉपिक पे ये बेस्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप जो चीजें मैंने बताई हैं, एक भी चीज आप मिस मत करना, और हो सके तो पेपर पेन लेके बैठना और जो आपको लगे वो लिखना प्लीज। पहली चीज, हैंडराइटिंग। बहुत से टीचर्स जो बोर्ड्स की कॉपी चेक करते हैं, हर एक टीचर बोलता है कि राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि चीजें रीडेबल है, यानी पढ़ने लायक है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, प्रस्तुतिकरण कितना जोरदार हो। किसी बच्चे की भी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो नंबर आए हैं 48 आए हैं आउट ऑफ 50 से। यानी आपने देखा होगा कुछ लोग कम पढ़ के भी कैसे ज्यादा स्कोर कर जाते हैं, 90-95 तक। सब इसी चीज का खेल है। तो जैसी भी आपकी हैंडराइटिंग है, आपको हर लाइन में साफ सुथरे 7-8 वर्ड्स लिखने हैं। 1% बच्चों को छोड़ के 99% बच्चों का पेपर ऐसा लगेगा जैसे कचरा किया हुआ है। एकदम घटिया प्रेजेंटेशन, घटिया वोकैबुलरी, क्या लिखा है उनको नहीं पता। मान लो अगर आपका पेपर 10 गंदी प्रेजेंटेशन वाले बच्चों के बाद आया, तो ऐसे टाइम में ये चीज करके आपके पास मौका होता है उन 99% लोगों से अलग दिखने का। और इसके लिए आगे और चीजें बताइए। बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अधिकांश टॉपर्स वो हैं जिनके पास सबसे बड़ा गुण लेखन शैली का था। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आती जाएगी, तो ये सोच के वीडियो छोड़ के बीच में भागना मत कि ये चीज तो मुझे पता है। पॉइंट नंबर 2, इसमें पहली चीजें, जब पेपर हाथ में आए तो एक्साइटमेंट में आके आपको पूरा पेपर पढ़ना नहीं है एक साथ, क्योंकि पढ़ते ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया होगा, तो आप ये देख के ही डिप्रेस हो जाओगे, आपका मूड वहीं खराब हो जाएगा। पेपर पढ़ लिया, मुझे पता चल गया, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। अब पेपर लिखते वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा है, यार वो तो नहीं आता, अरे यार वो वाला क्वेश्चन तो नहीं आता। और मान लो अगर सब चीजें आ रही है, सब क्वेश्चंस आ रही है, तो जोश जोश में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर ही होगी। ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ये सेम चीज मेरे साथ इंग्लिश और फिजिक्स के एग्जाम में हो चुकी है। तो पूरा पेपर एक साथ पढ़ने के बजाय एक एक क्वेश्चन पढ़ो और करते चलो। दूसरी चीज है, आपको मार्क्स हमेशा क्वेश्चन के मिलते हैं, आंसर के नहीं। यानी जैसे क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स होते हैं ना, लाइक डोंट, नोट, ये वर्ड्स कई बार हमसे मिस हो जाते हैं और हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत आंसर लिख आते हैं। या फिर जैसे कोई क्वेश्चन 2 पार्ट में होता है, लास्ट में लिखा होता है व्हाई, हाउ, एक्सप्लेन इट, वो हमें दिखता ही नहीं है और हम जल्दबाजी में लिख के आगे निकल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार ये चीज तो मुझे आती थी लेकिन मुझे दिखी ही नहीं। एकदम आप तो हड़बड़ी में कि हाँ लिखते जा रहे तो आता है। या फिर लिखा होता कि 5 में से कोई 4 के आंसर दो, और हम बिना पढ़े सब कर लेते हैं। तो इस गलती से और टाइम वेस्ट होने से बचने के लिए हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और फिर लिखना। तीसरी चीज, बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही फर्क होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने गलत जवाब लिखा अगर, तो आपके मार्क्स जाने वाले हैं। जैसे सीए हो गया, जेई, नीट, इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन स्कूल या बोर्ड्स में ये चीज नहीं होती। आपको कुछ नहीं भी आता ना, तब भी अगर आप कुछ न कुछ लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं।
इवन टीचर्स भी बोलते हैं कि गलत आंसर भी लिखा है या आधा भी लिखा है तो कभी कभी हम नंबर दे देते हैं, आधा एक नंबर दे देते हैं। अब अगर आपको आंसर आता ही नहीं है तो क्या लिखना है वो हम आगे वाले पॉइंट्स में जानेंगे। तो लिखने से आपके मार्क्स कम नहीं होने वाले, वर्स्ट केस में 0 मिलेगा, लेकिन वो तो नहीं लिखोगे तो वैसे ही मिलने वाला है। यानी किसी भी हाल में पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, और वो किस तरीके से करना है उसके लिए आती है नेक्स्ट चीज। जब मैं 10th बोर्ड में था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। उनका कहना था कि जो क्वेश्चंस आ रहे हो वो हम पहले करेंगे और बाकी वाले बाद में। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, फिर 6, फिर 11, फिर 8 का याद है तो 8 कर रहे, फिर 5वां याद है तो 5वां कर रहे। बट मैंने ये चीज आज तक किसी भी एग्जाम में फॉलो नहीं की, बिकॉज यही चीज है जो कॉपी चेक करते टाइम टीचर का सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती है। मैंने 1-2 टीचर से पूछा है, उनसे बात करिए, वो कहते हैं कि एक कॉपी को चेक करने के लिए हमें 10 से 15 मिनट मिलते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि उसे 5 मिनट में निपटा दें। यानी आप टीचर को जितना कम टाइम दोगे, जितना चीजें आसान करोगे उसके लिए, जितना कम टाइम लगेगा उसे आपकी कॉपी चेक करने में, उतने मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे। क्योंकि देखो, इंसान इमोशनल होता है, वो इमोशंस में डिसीजन लेता है। आगे चेक करने वाला कोई रोबोट या कंप्यूटर नहीं है जो स्कैन करके काम निपटा रहा हो, वो आपके जैसा इंसान ही है। उसको फ्रस्ट्रेट करोगे तो हो सकता है वो आपके मार्क्स कट करे, लेकिन खुश करोगे तो एक्स्ट्रा देगा। और इसीलिए मैं हर एग्जाम में सारे क्वेश्चंस एक ही सीक्वेंस में अटेम्प्ट करता हूँ, 1 by 1। अब देखो, आप सेक्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, लाइक पहले B सेक्शन कर लिया, फिर A कर लिया, बट ट्राई करो कि क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। 5वीं चीज है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। बोर्ड एग्जाम जितने भी लोग पहली बार दे रहे हैं, आप लोगों का 90% चांस है कि पेपर छूट सकता है। हमारे बैच में काफी लोगों के साथ ये चीज हुई थी जब हम लोग पहली बार बोर्ड्स लिखने जा रहे थे, बिकॉज एक तो स्पीड मेंटेन नहीं करते, दूसरा हर क्वेश्चन को आधे या 1 नंबर वाले क्वेश्चन को भी सजावट करके जमा के लिखते। अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पास में हॉस्टल में एक टॉपर स्टूडेंट रहता है। ही गॉट 94 इन 10th बोर्ड्स, और वो आसानी से 98, 99 स्कोर कर भी ले रहा था, लेकिन उसे आंसर आते हुए भी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि एक तो उसने स्पीड मेंटेन नहीं की, और दूसरा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस उससे आ रहे थे उसमें उसने टीचर को इम्प्रेस करने के चक्कर में आंसर को और लंबा खींच लिया एक्स्ट्रा लिखकर। जो पूछा गया है वही लिखे, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एक्स्ट्रा लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछे हैं तो 2 लिखो और फटाफट से अगला सवाल करो। यानी जितना पूछा है आप उतना ही बताओगे, तो इससे पेपर चेक करने वाले को आसानी रहेगी। वो इससे इम्प्रेस होगा, ना कि बड़े बड़े आंसर से। और बड़े बड़े आंसर कहाँ यूज करने हैं वो हम आगे जानेंगे। इसके अलावा पेपर टाइम पे पूरा करने के लिए, ताकि आपके क्वेश्चंस ना छूटे, आप फिक्स टाइम से 20 मिनट कम मान के चलो। लाइक आपका पेपर अगर 3 घंटे का है तो टाइम 2:40 का मान के चलो, इससे सब चीजें टाइम पे होगी। नंबर 6 है परफेक्शन। आपने मान लो कोई आंसर लिखा, थोड़ी देर बाद आपको लगा कि यार इससे थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ, वापस से पूरा कट करा और वापस से लिखना शुरू किया। करते हो ना ये चीज? इससे होगा क्या? आपका टाइम वेस्ट और टीचर का दिमाग खराब। अगर आप कोई चीज लिख रहे हो और आपने कोई गलती कर दी है, उसको कैंसिल मत करो, क्योंकि देखो गलती का पता तब चलता है जब आपने कैंसिलेशन किया है। इतना बड़ा पेज आपने लिखा है और उसमें आपने कोई गलत चीज लिखी है, इसका बहुत ही कम चांस है कि उसकी नजर उस पर जाए, बिकॉज एग्जामिनर स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ता है और एंड की 2 लाइन। एग्जामिनर इतना ही देखेगा, इतना बता देना आगे क्या लिखा हो पड़ेगा नहीं, लेकिन इतना तो देखेगा, थोड़ा तो देखेगा शुरुआत में। लेकिन अगर हर क्वेश्चन में कैंसिलेशन है तो उससे आपकी कॉन्फिडेंस पे डाउट हो जाएगा और वो सोचेगा कि हो सकता है इसने कुछ गलत लिखा है, और फिर वो और अच्छे से एक एक वर्ड देखते हुए आपकी कॉपी चेक करेगा। और जैसा मैंने बताया, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उसको आपकी कॉपी चेक करने में, उतना चीजें आपके अगेंस्ट होगी। फिर भी आपको कैंसिलेशन करना ही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करना है जिससे पूरी सीट में पता ही नहीं चले कि कहाँ कटा हुआ है, ना कि ऐसे। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो दिखता है वही बिकता है। आपने ये लाइन सुनी होगी, राइट? एग्जैक्ट इसी तरह जो पेपर में आप दिखाओगे, मार्क्स आपको उसी की मिलेंगे। ध्यान से सुनना ये बात। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आंसर लिखते टाइम अंडरलाइन करते चलो, या फिर ट्राई करो कि पेपर को जल्दी खत्म करके एंड में ये काम और अच्छे से करो, क्योंकि ऐसा करने से एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करने आएगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा कि कहां से पढूं, कहां से शुरू करूं। ऐसा करके आप उसे वही पढ़वाओगे जो आप चाहते हो,
और जब वो वही पढ़ेगा जो चीजें आपने अंडरलाइन की हैं, तो वो आपके सिर्फ सही पॉइंट्स ही पढ़ रहा है। जो गलत पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की है, उस पे उसकी नजर जाए, इसके बहुत ही कम चांस है। अंडरलाइन की हुई चीजें, हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन, बस यही चीजें दिखती है उससे। तुम्हारे सामने कॉपी देख रहे हो, इससे कॉपी जस्ती है। देखो, एग्जामिनर आपके पेपर में क्या पढ़ता है ये चीज उसके हाथ में होती है, लेकिन अगर आपने ये चीज कर ली तो वो क्या पढ़ेगा ये आपके हाथ में होता है, आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं। और एक और चीज कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या डेरिवेशंस जो होते हैं उनमें आपको फाइनल आंसर को बॉक्स में कर देना है, ताकि टीचर फटाफट चेक करके अगला देखे। हजारों कॉपियां चेक होती है सर जी, पूरी कैलकुलेशंस, पूरी आंसर कोई नहीं देखने वाला, तो इसका फायदा उठाना सीखो। अब आती है आंसर प्रेजेंटेशन। इसमें कुल 4-5 चीजें हैं, तो ध्यान से समझना। मान लो सवाल आता है राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कोई 3 गुण लिखो, तो उसमें आपको इस तरह से कचरा नहीं करना है। अगर आपको उसका आंसर आ रहा है तो आपको एकदम पॉइंट वाइज लिखना है। 2 नंबर का सवाल है तो उसमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 वाले में 4 से 5 पॉइंट्स, और 5 नंबर का अगर बड़ा सवाल है तो उसमें आपको कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स लिखने हैं। और अगर आपको ऐसे ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस में 6 से 7 पॉइंट अगर याद नहीं है, तो आप पहले 2 पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट चीजें लिख दो, जिससे उसे लगे कि इस बच्चे को तो सब आता है, और बाकी पॉइंट्स में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें याद आ रही हो वो लिख देना, चिप देना, बिकॉज बहुत ही कम चांस है कि एग्जामिनर उसे पूरा पढ़े। और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को पैराग्राफ में नहीं करना है, इस तरह कचरा नहीं करना है, उनको ऐसे डिवाइड करके एकदम ऑर्गेनाइज वे में करना है। बड़े बड़े क्वेश्चन 7-8 नंबर वाले, उनको पॉइंट वाइज करना है, जैसा उसका फॉर्मेट है उसी में करना है। जैसे लेटर का फॉर्मेट हो गया, एसे का फॉर्मेट हो गया, इनका फॉर्मेट रट लो, और अंदर की चीजें आपको याद है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको स्मार्टली जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ तो लिख ही दो। बट फॉर्मेट या हेडिंग्स एकदम साफ अक्षरों में लिखी होनी चाहिए विद अंडरलाइन। और 8-10 नंबर वाले जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको बिना सोचे समझे शुरू मत करना। 2 मिनट अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, फिर जो मेन हेडिंग्स या पॉइंट्स आपको याद आ रहे हो उनको लास्ट वाले रफ पेज पे लिखो, फिर इंट्रो देके पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो। लेकिन बिना सोचे समझे अगर लिख दिया और बाद में पता चलता है कि यार ये पॉइंट ये चीज तो लिखी ही नहीं, फिर आप फिर से पूरा आंसर कट करोगे, तो बड़े सवालों में ये चीज नहीं करनी, इसलिए रफ वर्क जरूरी है। और हाँ, बड़े क्वेश्चन 7-8 नंबर वाले, इनको नए पेज से ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, आंसर अगर याद ही नहीं आता तो क्या करें? आप क्या करते हो? दिमाग खो जाते हो, याद करने की कोशिश करते हो, जोर डालते हो, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे साथ कई बार क्या होता है, हमें किसी का नाम या किसी चीज के बारे में याद नहीं आता है, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं आता है, तो जैसे ही हम उस चीज को छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद फिर अपने आप ही याद आ जाता है। तो अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है तो यहाँ आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ो और स्पेस छोड़ के आगे बढ़ो। अपने माइंड को बोलो कि याद करके रख, तब तक मैं दूसरा सवाल करता हूँ। 99% चांस है आपको वो आंसर अपने आप याद आ जाएगा। पूरा पेपर आपका वेट कर रहा है। नहीं आता है तो जो बड़े कहते हैं छोड़ दो, जो बड़े लोग कहते हैं नहीं आता है छोड़ दो। अच्छा, हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, बाद में याद भी आ जाता है। अभी छोड़ दो, जल्दी से आगे बढ़ो, थोड़ी देर बाद आके सोचोगे, नए सिरे से सोचने लगोगे आप। फिर भी अगर आपको बिल्कुल याद ही नहीं है, आपने पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो क्वेश्चन के मेन वर्ड्स को पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। फिर उन वर्ड से मैच होती जो भी चीजें आपको याद आ रही हो उनको स्मार्टली जोड़ के पॉइंट वाइज कुछ ना कुछ लिख दो। कोई फॉर्मूला हो गया, कोई थ्योरी हो गई, जो भी याद है लिख दो और मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। यानी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे आपको कैसे न कैसे करके बड़ा दिखाना है। इसके लिए आप एक ही लाइन को घुमा फिरा के बार बार लिख सकते हो, और वो सोचेगा कि यार इतना बड़ा आंसर लिखा है, इतनी चीजें इसने लिखी है, अच्छे से अंडरलाइन करके लिखा है, तो मतलब इसको आता ही होगा। तो ये चीज करनी है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो पॉइंट है ये थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तो समझने की कोशिश करना। देखो, जो आपके एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वैसे तो ये बहुत ही इजी आएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको उसका आंसर नहीं आ रहा हो। तो आप जैसे ही पहली बार क्वेश्चन पढ़ोगे, ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, बहुत ही कम लोग इसका अनुभव कर पाते हैं, तो पहली बार पढ़ते ही जो आपका दिमाग जो पहला पॉइंट बोले, जो पहला ऑप्शन चूज करे, 90% चांस है वही सही होगा। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो ना, जो दिमाग ने पहला पॉइंट चूज किया है, आंख बंद करके उसे लिखा हो वही सही होगा। आपको आ ही नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके आप जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे वो मेजोरिटी रॉन्ग ही होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। और सबसे लास्ट फाइनल पॉइंट, पेपर पूरा होने के बाद रिवाइज करो। एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर को वापस से देखो, क्योंकि क्या पता कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपने सीधा 5 कर दिया हो, चौथा छूट ही गया हो,
और ऐसा होता है, बहुत से बच्चों के साथ होता है। सो अगर टाइम बचा हुआ है तो ये चीज आप जरूर करना। अब एकमात्र चीज जो रही हुई है, जो ब्लंडर एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मैक्सिमम लोग करते हैं, मैंने भी किया था, और जिसकी वजह से साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाता है। और वो मैंने मेरी स्टोरी पूरी इस वीडियो में बता के रखी है, आप उससे किसी भी हालत में मिस मत करना। एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले देख लेना, और अभी आपके पास टाइम है तो अभी देख लो। तो ये रही वीडियो की पूरी समरी, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लो, दिमाग से निकलने मत देना इन चीजों को। तो देखो, बोर्ड एग्जाम को एक एक्सपीरियंस की तरह लो। ये मौका लाइफ में 2 बार ही मिलता है। मजे से लिख के आओ, कॉन्फिडेंस से लिख के आओ। मैंने जो ब्लंडर किया था वो मत करना, बस आपकी बोर्ड सॉलिड जाएगी। तो मैंने इतनी मेहनत और रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, वरना मैं स्टडी वीडियो ज्यादा बनाता नहीं हूँ। तो आप सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखना, और अपने 2-4 दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि उन बेचारों का भी भला हो जाए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।